हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड हायर्स नर्सिंग। गाइस, आज हम में डिस्कस करेंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपेंडेड रोल ऑफ प्रोफेशनल नर्स। जो एक प्रोफेशनल नर्स है, यानी कि जो लाइसेंस जिसे मिल जाता है, जिसने अपने 4 साल की कोर्स कंप्लीट कर लिया होता है, उसको डिग्री मिल जाती है, तो उसकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हॉस्पिटल में और एक्सपेंडेड रोल कौन से होते हैं, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ एंड फील्ड ऑफ नर्सिंग भी हम देखेंगे। जो नर्सिंग के कोर्स कर चुके होते हैं, जिन्हें डिग्री मिल जाती है, लाइसेंस नर्स होती हैं, जो प्रोफेशनल नर्स होती हैं, तो उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, किस किस फील्ड में वो जा सकती हैं, यही सब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो गाइज़, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 है तो वन ही है, लेकिन ये जो इससे पहले मैंने डाला था पार्ट 1 करके, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, उसी के अंदर मैंने इस स्लाइड को भी बनाया था, मतलब इस टॉपिक को भी लिया था। लेकिन ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जा रहा था, कभी लंबा हो जा रहा था, और फिर मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, जिसके बाद ये पार्ट 2 इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ क्योंकि मैंने उसमें उसके लास्ट में लिखा था कि पार्ट 2 वीडियो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में अभी इसके बाद ही आपको अपलोड करूँगी आपके लिए। तो ये मैंने उसी के जस्ट बाद का ये वीडियो है, ठीक है। ये नर्सिंग फाउंडेशन से लिया गया है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और उससे लिया गया, और यूनिट 1 है, तो ये आपके बहुत काम आएगा। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये है कि आपको ये हर टॉपिक में, आप मतलब हर सब्जेक्ट में ये आपके काम आएगा। मतलब फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में ही नहीं, जब आप मेडिकल सर्जिकल पढ़ते हैं बड़े सीनियर्स क्लासेस में, या और मेंटल हेल्थ पढ़ते हैं, साइकेट्रिक जो भी है, तो उसमें जब भी कोई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती तो आप इनको भी उसमें अपनी थ्योरी में ऐड कर सकते हैं, अपने एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम देखेंगे रोल्स ऑफ प्रोफेशनल। तो प्रोफेशन का क्या रोल होता है? केयर गिवर। मीन द ट्रेडिशनल एंड मोस्ट इसेंशियल रोल। इसमें क्या है कि जो नर्सिंग प्रोफेशन है, इसका जो सबसे मेन जो रोल है वो है केयर गिवर का। एक ये ट्रेडिशनली है, मतलब ये स्टार्टिंग से दिया जा रहा है। जैसे कि जब नर्सिंग का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो उसमें जो मॉडर्न नर्सिंग थी, उसमें जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उसको इस्टेब्लिश किया था, उन्हीं के नाम से उन्हीं को जो है फाउंडर ऑफ नर्सिंग भी माना जाता है। तो वहाँ पे उन्होंने केयर गिवर का ही काम किया था सबसे पहले। इस प्रोफेशन को इसीलिए स्टार्ट किया गया था, जब वहाँ पे जैसे सोल्जर्स होते हैं, जो वॉर्स था क्रीमिया का, तो वहाँ पे वो काफ़ी इंजर्ड हो रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मेडिसिन से ज़्यादा ज़रूरत इनको केयर देने की है। उनकी जो वूंड थे, यानी कि जो उनके घाव थे, उसको मरहम पट्टी करना है, उनके जो गंदे क्लोथ से उसको साफ़ करवाना है, उनकी हाइजीन मेंटेन करना है, इंजर्ड जो पीपल थे, जो इंजर्ड सोल्जर थे, उनकी केयर करना है। तो इससे क्या हुआ कि उनकी जो डेथ रेट थी उसमें कमी आई, और वो जल्दी जल्दी रिकवर हो रहे थे। तो इसलिए जो है ये फोकस किया गया कि जो नर्सिंग का फील्ड है, इसमें केयर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट को, ट्रीटमेंट के साथ साथ और अदर केयर जैसे हाइजीन वगैरह। तो ये ट्रेडिशनली एंड मोस्ट इसेंशियल रोल इसका माना जाता है। फंक्शंस जो होते हैं, मतलब, और जो नर्स का फंक्शन क्या होता है कि पेशेंट को, जो भी क्लाइंट है, उसको कंफर्ट प्रोवाइड करना है। एक तो वो अपने बीमारी से परेशान है, तो इसलिए उसको एक कंफर्टेबल जो है उसको कंफर्ट फील हो, उसको कंफर्टेबल बेड प्रोवाइड करना, कंफर्टेबल प्लेस प्रोवाइड करना, ये सब चीज़ों का भी इसमें ध्यान काम होता है, इस सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। मदरिंग एक्शन होता है, यानी कि जो नर्स होती है वो एक मदर की तरह एक्शन करती है, यानी कि मदर की तरह उसको काम करना होता है। जैसे एक मदर होती है, उसको अपने बच्चों का ध्यान रखना होता है कि उसको क्या चाहिए, क्या उसकी लाइक है, क्या डिसलाइक है, कब उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो सेम लाइक एक मदर, वो जो नर्स होती है, उसको पता रहता है कि किस पेशेंट की क्या नीड है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी ट्रीटमेंट किस समय देना है, ये सब चीज़ का उसको ध्यान रखना होता है। तो प्रोवाइड डायरेक्ट केयर एंड प्रमोट कंफर्ट ऑफ क्लाइंट। और वो क्या करती है, जो क्लाइंट होते हैं उसको कंफर्ट देती है, डायरेक्टली उसे केयर देती है, यानी कि वो उसको डायरेक्टली किसी और के नहीं, किसी और के थ्रू नहीं, खुद डायरेक्ट उसको जाके केयर देना होता है। यानी कि उसको मेडिकेशन प्रोवाइड करना है, उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, उसको टाइम से मिल रहा है कि नहीं, इसका ध्यान रखना है। तो ये सब उसको रोल में आता है, तो इसीलिए इसको केयर गिवर बोलते हैं। ये वाला भी एक फंक्शन इसमें है। एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नॉलेज एंड सेंसिटिविटी टू व्हाट मैटर एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्लाइंट। और इसमें ये देखना होता है उनके लिए, उसमें ये भी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है कि नॉलेज
और सेंसिटिविटी के साथ उसको देखना होता है कि पेशेंट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या उसको उसके लिए कौन सा मैटर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या डिसीजन उसके लिए लेना चाहिए। तो इस चीज़ की उसको क्या करना चाहता है, ये एक्टिविटीज़ भी इसमें जो होती है इन्वॉल्व रहती है कि वो उसको ऐसी नॉलेज दे और ऐसा उसको करे कि ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो इसके लिए डिसाइड कर सके। तो ये भी इसमें आता है। शो कंसर्न फॉर क्लाइंट वेलफेयर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट एज अ पर्सन। तो इसमें क्या करना होता है, पेशेंट को एज ए क्लाइंट की तरह रिसीव नहीं करना होता, उसको एज ए पर्सन की तरह ट्रीट करना होता है, उसको ऐसे एक्सेप्ट करना होता है। मतलब कि ये क्या है, एक पर्सन है, मतलब एक बीमार वो है करके उसको नहीं शो करना होता है, ज़्यादा इल उसको शो नहीं करना होता है। उसके बाद हो गया टीचर। दूसरा हम देखते हैं कि जो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड हेल्प द क्लाइंट टू टीच और एक्वायर न्यू नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल। यानी एज ए टीचर भी यहाँ पे नर्स को काम करना होता है कि जो क्लाइंट होता है उसको न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना होता है, उसको हेल्प करनी होती है उन न्यू इन्फॉर्मेशन को लर्न करने में, एक्वायर करने में, नॉलेज देनी होती है टेक्निकल स्किल की। मीन कि अगर उसके संग कोई ऐसा डिजीज़ कंडीशन हुई है या उसको कोई रिकवरी हो रही है तो उसको नए चीज़ की नॉलेज देना, उसको इसके बारे में इन्फॉर्म करना जो उसकी प्रॉब्लम है इस चीज़ों की। और कुछ अगर वो डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं तो उसको उन डिवाइसेस को कैसे हैंडल करना है, इस टेक्निकल स्किल भी उसको मतलब या अपने हेल्थ वर्कर को इसके बारे में बताना। तो ये चीज़ें भी इसमें आता है, एज ए टीचर की तरह भी उसे रोल करना पड़ता है, रोल है उसका। देन इनकरेज कॉम्प्रिहेंस विथ प्रिस्क्राइब थेरेपी। और क्या करना होता है कि जो पर्सन है इंडिविजुअल, और उसको क्या करना होता है कि जो जो प्रिस्क्राइब थेरेपी है, जो डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब की है, यानी कि जो उसको ट्रीटमेंट चल रहा है उसके लिए उसको इनकरेज करना होता है, कि वो मोटिवेट करना होता है कि वो उसको एक्सेप्ट करे, उसको ले, प्रॉपरली उसको वो किए, उसमें पार्टिसिपेट करे उसके साथ। ठीक है। प्रमोट्स हेल्दी लाइफ, और उसको हेल्दी लाइफ के लिए प्रमोट करना होता है, बताना होता है कि वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या करना होता है कि इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट, और क्लाइंट को जो भी इंफॉर्मेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो उसको बतानी होती है उसके नीड के अकॉर्डिंग। देन काउंसलर हेल्प द क्लाइंट टू रिकॉग्नाइज एंड कोप विथ स्ट्रेसफुल साइकोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम। यानी कि जो भी उसके साथ साइकोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेसफुल कंडीशन है जो भी क्लाइंट की, उसको क्या करना होता है, उसको उसके बारे में उसको पहचानना, उसको आना चाहिए, उसकी हेल्प करना होता है। एज ए काउंसलर इसमें काम करना होता है एज ए नर्स को, कि जो नर्स होती है उसे एज ए काउंसलर पेशेंट के संग ट्रीट करना होता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये स्ट्रेसफुल कंडीशन है, उसके लिए कौन उसको वो ताकि पहचान पाए और उससे वो रिकवर हो पाए। टू डेवलप एंड इम्प्रूव इंटरपर्सनल रिलेशन, और ये सब करने के लिए उसको क्या करना होता है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उसके साथ अच्छा आईपीआर मेंटेन करना होता है, गुड आईपीआर, यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उसके साथ अच्छा होना चाहिए। और टू प्रमोट पर्सनल ग्रोथ। ठीक है। ताकि उसकी जो पर्सनल जो ग्रोथ होती है उसको वो प्रमोट कर सके। तो जब वो एज ए काउंसलर उसके संग ट्रीट करती है तो वो काम करती है एज ए काउंसलर, मतलब कि उसकी जो फेथ होता है, उसका जो ट्रस्ट होता है उसको गेन करना होता है, ताकि पेशेंट जो होता है अपनी सारी इन्फॉर्मेशन नर्स को बता पाए और वो उसके अकॉर्डिंग उसकी कंडीशन को, उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सके, चाहे वो उसकी जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, उसकी वो शॉर्ट आउट करने में उसको हेल्प कर पाए। देन प्रोवाइड इमोशनल इंटेलेक्चुअल टू एनी साइकोलॉजिकल सपोर्ट। और उसको क्या करना होता है, पेशेंट को एज ए काउंसलर इमोशनली उसको सपोर्ट करना होता है, इंटेलेक्चुअल तरीके से भी और साइकोलॉजी जो भी तरीके हैं उसको उसके साथ यूज़ करके उसको सपोर्ट करना होता है। यानी कि अगर कोई उसको इमोशनली मीन उसके साथ एक इमोशनली रिलेशन बनाना होता है, जैसे कि सिंपैथी उसको दिखानी है ताकि वो अपना जो भी प्रॉब्लम है उसके सामने वो बता पाए। और उसको दिमागी तरीके से कैसे, इंटेलेक्चुअल मीन हो गया कि कैसे उसको अपना बुद्धि के साथ उसको काम करना होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम उसको बताए, उसको अपनी इंटेलिजेंस भी इसमें यूज़ करनी होती है, साइकोलॉजिकल भी उसको सपोर्ट करना होता है। तो फिर ये यहाँ पर एज ए काउंसलर उसको इस तरीके से काम करना होता है। फोकस ऑन हेल्पिंग अ क्लाइंट टू डेवलप न्यू एटीट्यूड, और जो क्लाइंट होता है उसको न्यू एटीट्यूड और न्यू फीलिंग्स, न्यू बिहेवियर को अडॉप्ट करने में हेल्प करने के लिए भी इसमें फोकस किया जाता है। क्योंकि जब कोई पेशेंट किसी नई बीमारी, कोई भी उसको डिजीज़ कंडीशन है, कोई भी मेंटली स्ट्रेस है या कोई डिप्रेशन है, कुछ भी है, तो उससे उसको नया
जब वो सॉल्व हो जाएगा, उसको ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसको नई लाइफ मिल रही है, तो उस लाइफ में उसको कैसे एडजस्ट होना है ये उसमें हेल्प करने एज ए काउंसलर उसको हेल्प करेंगे। ठीक है, रादर देन सपोर्टिंग इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। उसके इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को प्रमोट करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं जितना कि उसको नए बिहेवियर में, नए एटीट्यूड में और नई फीलिंग में उसको एडजस्ट करवाना, डेवलप करना, ये इसका काम होता है, उसमें हेल्प करना। ठीक है, इंकरेज द क्लाइंट टू लुक एट अल्टरनेट बिहेवियर, रिकॉग्नाइज टू चूज एंड डेवलप अ सेंस ऑफ कंट्रोल। और क्या करना होता है कि जो पर्सन है, जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, उसको अल्टरनेटिव बिहेवियर मीन जो उसके जो कुछ ऑप्शनल है उसमें उसको चूज़ करना कि कौन सा उसके लिए बेस्ट है, कौन सा मतलब रास्ता उसके लिए सही है, उसको चुनना, यानी कि उसको कंट्रोल, उसको अपने सेंस का यूज़ करना, इस तरीके से उसको डेवलप करना कि वो अपने लिए सही डिसीजन ले पाए। तो इसके लिए उसको क्लाइंट को इनक्रेज करना होता है। तो एज ए काउंसलर वो ये वाला काम भी करना होता है, इसमें ये भी रोल होता है नर्सिंग में। देन change agent, initial change or assist client to make modifications in themselves or in the सिस्टम ऑफ केयर। और क्या करना होता है कि अगर जब अगर केयर और जो ये सिस्टम ऑफ केयर है, यानी कि जो ये सिस्टम है केयर करने का और ट्रीटमेंट देने का, अगर उस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो क्या करती है, उसको करने के लिए भी उसमें एज ए चेंज एजेंट का काम करती है। तो उसमें वो क्या करेगी, उसको क्लाइंट को असिस्ट करेगी और उस क्लाइंट के जो भी ट्रीटमेंट देने में अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है तो उसके लिए भी वो एज ए चेंज एजेंट का काम करती है। उसके बाद हो गया क्लाइंट एडवोकेट, इन्वॉल्व कंसर्न फॉर एन एक्शन इन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंजेस। तो इसमें क्या करती है एडवोकेट, मतलब होता है कि अपने एडवोकेसी करना, मीन अपने जो पेशेंट है, यानी कि जो पर्सन है, जो भी मतलब जो हेल्थ केयर ले रहे हैं, तो उनके बिहाफ पे वो क्या करती है, एक एडवोकेसी का भी काम करना इसके अंदर आता है कि मतलब वो एक ऐसा एक्शन ले सकती है ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट कि जो उनको उनके लिए सुटेबल है और उनको वो उनके लिए बेटर है। एंड प्रमोट व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर द क्लाइंट, कौन उस क्या चीज़ उनके लिए बेस्ट है ये वो उनके लिए प्रमोट करेगी, उनको बताएगी कि ये वाला डिसीजन उनके लिए बेस्ट है। इंश्योरिंग दैट द क्लाइंट नीड आर मेट एंड प्रोटेक्टिव द क्लाइंट्स राइट। और क्या करना है कि इंश्योर होना है कि जो क्लाइंट्स की नीड है वो उसको मिल रही है और मिल पा रही है, और प्रोटेक्टिंग द क्लाइंट राइट, और वो उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट कर पा रही है। तो ये भी इनका रोल होता है नर्सिंग में। ठीक है, देन प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन इन द क्लाइंट्स लैंग्वेज। और क्या करना होता है नर्स को, जो भी क्लाइंट बोल रहे होते हैं, जो भी क्लाइंट की लैंग्वेज होती है उसको एक्सप्लेन करना होता है, यानी कि उसको समझना और उसकी जो उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट देना। तो उसके बिहाफ पे वो एक्सप्लेन करना कि इनकी ये प्रॉब्लम है। एंड सपोर्ट क्लाइंट डिसीजन, और उसके जो क्लाइंट का जो डिसीजन है उसको सपोर्ट करना होता है। तो ये एज ए एडवोकेसी, जैसे एडवोकेट होता है वो अपने क्लाइंट की हर बात को समझ के और उसको जो है उसके लिए जस्टिस के लिए वो काम करता है, उसी तरीके से एक नर्स को भी एडवोकेट की तरह जो क्लाइंट जो पर्सन होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनके लिए काम करना होता है। देन मैनेज मीन हो गया ये, सॉरी यहाँ पे मैनेजर होगा, ये आर इसमें मिसप्रिंट हो गया। तो ये जो इसमें क्या होता है कि मेक डिसीजन, कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज़ ऑफ अदर, अलोकेट रिसोर्सेज, इवालुएट केयर एंड पर्सनल। इसमें क्या होता है कि एज ए मैनेजर भी उसको काम करना होता है, यानी कि देखभाल और जो के साथ साथ उसको जो काम करने वाले जो मेंबर्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को भी उनका देखना होता है, उनको इवालुएट करना होता है, उनको कोऑर्डिनेट करना होता है उनकी एक्टिविटीज़ को। ठीक है, एंड प्लान, गिव डायरेक्शन, डेवलप स्टाफ, मॉनिटर, ऑपरेट ऑपरेशन, गिव द रिवार्ड्स फेयरली। यानी कि इसमें क्या करना होता है, जैसे कि एक मैनेजर है वो प्लान करते हैं, कोई भी काम कराना है तो पहले प्लान करेंगे, फिर उसको डायरेक्शन देते हैं कि इस डायरेक्शन में हमको काम करना है, हमें इतना इसमें टाइम लगेगा, या हमारे को ये चाहिए रिसोर्सेज होना है, उसको डेवलपमेंट, उसको कैसे डेवलप करना है, क्या रिसोर्सेज होंगे, उसके लिए स्टाफ को डेवलप करना है कि हमें इन स्टाफ की उनकी स्किल को देखते हुए स्टाफ डेवलप करना होता है। फिर उसको वो किस तरीके से काम करेंगे उसको मॉनिटर करना होता है, उस जब तक कि वो काम ख़त्म ना हो जाए उसको मॉनिटर करना होता है। गिव द रिवार्ड, और अगर उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया है
तो उनको फेयरली रिवॉर्ड करना होता है, यानी कि उनको कुछ ऐसा रिवॉर्ड का मतलब हो गया कि उनको कुछ गिफ्ट मतलब उनको प्रोत्साहन देना होता है फेयरली, यानी कि उनको जो होता है चेयर अप करना होता है, मतलब इसमें कोई बायस नहीं होता है, जिसने अच्छा काम किया तो उसको उसमें रिवॉर्ड भी देना होता है। एंड रिप्रेजेंट बोथ स्टाफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन एज नीड, और ये जो होता है ये दोनों के लिए, यानी कि स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों की आवश्यकताओं को देखते हुए उसे एज ए मैनेजर का भी काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया नर्स को एज, ये भी एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगा। देन है रिसर्चर, एज ए रिसर्चर भी उसे काम करना पड़ता है, जैसे कि जो पार्टिसिपेट्स इन आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट रिसर्चेबल प्रॉब्लम। क्या होता है कि जब कुछ ऐसे रिसर्च करनी होती है, यानी कि रिसर्च मीन खोज करना होता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स में, जो कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं उसको पहचानने में और पहचानना और उसमें पार्टिसिपेट करना, काम करना उसमें, तो ये भी उनका काम होता है। पार्टिसिपेट इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड मस्ट बी अ कंज्यूमर ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। और क्या करना होता है कि जो भी मतलब रिसर्च है उसमें उसको पार्टिसिपेट करना होता है, और जो भी प्रॉब्लम होती हैं उसको आइडेंटिफाई करना होता है, इन्वेस्टिगेट करना होता है, और उसमें उसको एज ए रिसर्चर काम करना होता है। मस्ट बी अवेयर ऑफ अ रिसर्च प्रोसेस लैंग्वेज ऑफ रिसर्च, और क्या होता है सेंसिटिव टू इशू रिलेटेड टू द प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ द ह्यूमन सब्जेक्ट। और क्या होता है रिलेटेड टू द ह्यूमन सब्जेक्ट, जो भी प्रॉब्लम और जो भी इश्यूज आ रहे हैं उस पर रिसर्च करना, उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट देखना, उसको असिस्ट करना, इवॉल्वेट करना, और उसके बारे में उसको क्या करना आगे को बढ़ाना, यानी कि उसको उसमें अपना पार्टिसिपेट करना। तो ये भी एक रिसर्चर की तरह उसको एज ए रिसर्चर काम करना होता है। देन क्लिनिकल, फिर उसके बाद आ गया एक्सपेंडेड रोल एज अ नर्स, यानी कि जो एक्सपेंडेड रोल भी होते हैं कुछ नर्स के, जो कि है जो एक्सपेंडेड का मतलब हो गया जो कि डिटेल में कुछ ऐसे होते हैं, विस्तारित कहना चाहिए, जो नर्स के कुछ ऐसे रोल होते हैं एक्सपेंडेड फैले हुए। जैसे कि एक है क्लिनिकल स्पेशलिस्ट, मतलब कि इज़ अ नर्स हु हैज़ कंप्लीटेड अ मास्टर्स डिग्री इन स्पेशलिटी। मतलब जब नर्स जो होती है जब बीएससी कर लेती तो फिर वो किसी ना किसी जो होती वो मास्टर डिग्री को कंप्लीट करती किसी स्पेशलिटी एंड हैज़ कंसिडरेबल क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ इन दैट स्पेशलिटी, यानी कि कोई एक सब्जेक्ट में वो क्या करती, कोई स्पेशल सब्जेक्ट में वो क्या करेगी मास्टर डिग्री लेगी, और उसमें वो क्या करती क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ में मतलब भी हो जाती, क्लिनिकल भी वो क्या करेगी उसमें एक्सपर्ट होने की होएगी, अपनी क्लिनिकल और थ्योरेटिकल दोनों में वो स्पेशलिटी हासिल कर लेती है। शी प्रोवाइड एक्सपर्ट केयर टू इंडिविजुअल, और उसके बाद वो क्या करती है एक्सपर्ट केयर दे सकती है इंडिविजुअल को, परफेक्ट केयर दे सकती है। पार्टिसिपेट इन एजुकेटिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड एंसिलरी, और वो अपने हेल्थ केयर टीम और जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनको भी एजुकेट कर सकती है, साथ साथ में उसमें पार्टिसिपेट उनको एजुकेट करने में भी अपना योगदान देती है, पार्टिसिपेट करती है। एंड एक्ट एज ए क्लिनिकल कंसल्टेंट, और वो क्लिनिकल कंसल्टेंट की तरह भी एक्ट करना और पार्टिसिपेट इन रिसर्च, और रिसर्च यानी कि जैसे हमने अभी फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि एज ए रिसर्चर भी वो पार्टिसिपेट करती हैं, जो कि ये मास्टर डिग्री अपनी कंप्लीट कर चुकी होती किसी भी स्पेशल सब्जेक्ट में। तो वो क्या करती है अपने साथ में जो भी काम कर रहे होते हैं उनके लिए इंडिविजुअल को के लिए इन सब में वो क्या करती है उनको एजुकेट करने में, अपना इंडिविजुअल हो या टीम मेंबर हो उनको एजुकेट करने में भी अपना काम करती है, और क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ में भी वो मतलब क्लिनिकल में भी वो एक्सपर्ट होती हैं। देन नर्स प्रैक्टिशनर, अब यहाँ पे हो गया कि इज़ अ नर्स हु हैज़ कंप्लीटेड आइदर एज द सर्टिफिकेट प्रोग्राम और मास्टर डिग्री इन अ स्पेशलिटी, और जब वो मास्टर डिग्री किसी स्पेशल उसमें कर लेती हैं सब्जेक्ट में किसी भी उसमें, तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है जब वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एंड इज़ ऑल्सो इज़ ऑल्सो certified by the appropriate specialty organization। उसके बाद वो क्या करती हैं शी इज़ स्किल अ मेकिंग नर्सिंग असेसमेंट
performing PEA, counseling, teaching and training minors and self limited illness। और उसके बाद वो क्या करेंगी, जब उनकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो वो सर्टिफाइड हो जाती हैं अप्रोप्रिएट जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से उन्होंने की होती है उनको इसका सर्टिफिकेट मिल जाता है, और वो उसके बाद वो डिग्री ले लेती हैं, और उसके बाद वो स्किलफुल तरीके से क्या करती हैं, एक जो होता है प्रोफेशनली स्किलफुल मतलब इसमें एक एजुकेशन में भी काम कर सकती है, काउंसलिंग, टीचिंग और इसको ट्रेनिंग देना, इसमें मॉनिटर करना, ये सारा काम भी वो करती हैं, जो कि वो इसमें सभी को एजुकेट कर सकती हैं, क्लिनिकल एरिया में भी और एजुकेशनल एरिया में भी। देन नर्स मिडवाइफ, अ नर्स हु हैज़ कंप्लीटेड अ प्रोग्राम इन मिडवाइफरी। अब इसमें क्या होता है कि कुछ जो भी नर्सेज होती हैं वो जब अपनी मिडवाइफरी की जो प्रोग्राम होता है वो कंप्लीट कर लेती हैं, डिग्री ले लेती हैं, तो प्रोवाइड प्री नेटल एंड पोस्टनेटल केयर एंड डिलीवर्ड बेबीज़ टू वुमेन विथ अनकम्प्लीटेड प्रेगनेंसीज। उसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लिकेटेड जो अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज होती हैं उसको डिलीवरी करने में भी वो एबल होती हैं, जो कि नर्स मिडवाइफरी का डिग्री ले चुकी होती हैं, उसको कंप्लीट उस कोर्स को कंप्लीट कर चुकी होती हैं। और वो उसमें क्या होता है, प्री नेटल मीन प्रेगनेंसी टाइम है, मतलब कि जब बेबी डिलीवर नहीं हुआ था उससे पहले का जो टाइम होता है उस टाइम में भी, और पोस्ट नेटल आफ्टर डिलीवरी ऑफ द पेशेंट, आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, वो मदर की बाद में भी केयर करने के लिए एबल होती हैं, जो कि इसको कोर्स कर चुकी होती हैं। देन नर्स एनेस्थेटिस्ट मीन हो गया कि अ नर्स हु कंप्लीटेड द कोर्स ऑफ द स्टडी इन एनेस्थीसिया स्कूल एंड द असिस्ट प्रिस्क्राइब डिलीवर एंड मैनेज केयर ड्यूरिंग द प्री ऑपरेटिव, पेरी-operative and post-operative phases of a patient, operative and international procedure, इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स। ठीक है, तो इंटरवेंशन मीन हो गया कि वो उसमें काम करना। ठीक है, जो नर्स एनेस्थेटिस्ट होती हैं वो, जैसे कि जो कोई नर्स होती है, जैसे अभी हमने देखा था कि जो मिडवाइफ एमएससी होती है वो किसी स्पेशल सब्जेक्ट में एमएससी करती हैं, तो उसी तरीके से जो नर्स होती हैं वो अपना जो कोर्स होता है, कुछ नर्स होती हैं जो एनेस्थीसिया स्कूल्स होते हैं जहाँ पे एनेस्थीसिया की ट्रेनिंग, एनेस्थीसिया मीन होता है जो कि पेशेंट जो ऑपरेशन के समय में जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं उनके साथ काम करना, मतलब एनेस्थीसिया मीन जो पेशेंट को क्या दिया जाता है, लोकल हो या जीए हो, उसको उस पार्ट को जो है जो उसका जो सेंस होता है वो थोड़ी देर के लिए ऑफ करना होता है, थोड़ी देर के लिए उसको सेंसलेस करना होता है, ताकि डॉक्टर जो है वो इजीली वहाँ पे ऑपरेट कर पाए। तो इसलिए जो होता है ये नर्स जो होती है इसका उसको नॉलेज होता है कि कौन सी मेडिकेशन एनेस्थीसिया में यूज होती है, और पेशेंट को किस तरीके से वॉच किया जाता है, किस तरीके से वहाँ पे मैनेज किया जाता है ड्यूरिंग ऑपरेशन के, उसको पेशेंट को असिस्ट कैसे किया जाता है, उसके वाइटल को कैसे नॉर्मल रखा जाता है, मतलब तो ये चीज़ों के लिए वो जो नर्स होती है वो एनेस्थीसिया स्कूल में पढ़ाई करती है। तो जब वो वहाँ से पढ़ाई कर लेती है पूरी, उसको वहाँ से मिल जाती है वो कोर्स, उसका जब कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या करती हैं कि उसको मैनेज कर सकती है ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइब, मतलब डिलीवरी, उस पेशेंट को पेरी ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के बाद, ड्यूरिंग द ऑपरेशन, आफ्टर द ऑपरेशन, उन फेसेस में वो क्या कर सकती है, पेशेंट को डील कर सकती है और उनके साथ इंटरवेंशन कर सकती है, यानी कि जो भी प्रोसीजर चल रहा होता है, ऑपरेशन चल रहा होता है, उसमें उनके साथ वो एनेस्थीसिया दे सकती है, यानी इसका मतलब ये है। देन नर्स एजुकेटर, तो जो नर्स एजुकेटर होती है, नर्स यूजुअली विद द एडवांस डिग्री, जो नर्स होती है वो एडवांस डिग्री के साथ होती हैं, उसके साथ क्या होता है कि वो जो उनके पास जो एजुकेशन होता है उस एजुकेशन को वो क्लिनिकल और एजुकेशनल सेटिंग दोनों में यूज़ कर सकती है, टीचिंग दे सकती है, थ्योरेटिकल नॉलेज मतलब थ्योरी के नॉलेज दे सकती है, क्लिनिकल स्किल एंड कंडक्ट रिसर्च करा सकती हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें नर्स एजुकेटर कर सकती है अपनी एजुकेशन के बेसिस पे, जो उन्होंने एजुकेशन ली होती है, जो डिग्री ली होती है एडवांस डिग्री, उसके बेसिस पे वो सब जगह काम कर सकती हैं, चाहे क्लिनिकल एरिया हो चाहे वो एजुकेशन एरिया हो। देन द नर्स 6 इज नर्स इंटरप्रीनियर। तो इंटरप्रीनियर में मतलब क्या हुआ, इंटरप्रीनियर मीन अ नर्स हु हैज़ अ एडवांस डिग्री एंड मैनेज द हेल्थ रिलेटेड बिजनेस, यानी कि जो हेल्थ रिलेटेड बिजनेस होते हैं इसमें भी जो नर्स होती है वो अपनी एडवांस डिग्री के साथ काम कर सकती है, जैसे कि कुछ इससे रिलेटेड मतलब कि
कुछ बिजनेस जैसा बीपी, वाइटल, ये सब वॉच करना, इसमें जो बिजनेस रिलेटेड बिजनेस होते हैं उसमें वो अपना योगदान दे सकती हैं। देन नर्स एडमिनिस्ट्रेटर, अ नर्स हु फंक्शन एट वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन हेल्थ सेटिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड पर्सनल इन्वॉल्व इन गिविंग पेशेंट केयर। जो नर्स एडमिनिस्ट्रेटर होती हैं वो का भी उसको देखना होता है। एक रोल ये भी होता है कि जो नर्स होती हैं वो इसका भी काम करती हैं कि जो हेल्थ सेटिंग होती है उसमें वेरियस लेवल पे वो उसको मैनेज करती है, रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उसको मैनेज करती हैं किसके लिए, जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, और पर्सनल इन्वायरमेंट है गिविंग पेशेंट केयर, और पेशेंट को पर्सनल जो भी उनकी केयर होती है उनको केयर प्रोवाइड करने के लिए वो इसमें एडमिनिस्ट्रेटर का काम करती है। तो जो पेशेंट होता है उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसके लिए क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, उसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगी, उसमें मैनेजमेंट देखेंगी, उसमें पूरा वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती हैं वेरियस लेवल पे। उसके बाद हो गया फील्ड एंड अपॉर्चुनिटी इन नर्सिंग। तो जो नर्सिंग होती है उसको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो कहाँ कहाँ काम कर सकती है, कौन कौन से ऐसे फील्ड है। तो सबसे पहले तो हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशनल नर्सिंग, इसमें क्या होगा कि जो नर्स होती है वो वर्किंग इन द इंस्टीट्यूशन एंड पेशेंट्स, वो अपने किसी भी इंस्टीट्यूशन में पेशेंट के साथ काम कर सकती हैं, ठीक है, रिहेबिलिटेशन सेंटर वगैरह में। देन सेकेंड वन इज़ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो इसमें क्या होगा कि यूजुअली डील विद फैमिलीज़ एंड कम्युनिटीज़, इसमें जैसे इसके नाम से ही लग रहा है कि कम्युनिटी और फैमिली के साथ वो काम करती है। कम्युनिटी में फैमिलीज़ के साथ काम करेगी, ठीक है, मतलब वो ओपीडी वगैरह में और इसमें काम नहीं करती है, ठीक है। देन थर्ड वन हो गया प्राइवेट ड्यूटी और स्पेशल ड्यूटी नर्स। इसमें हो गया प्राइवेटली हायर की जाती है नर्सिंग को, कोई भी नर्स होती है वो प्राइवेट हायर हो जाती हैं, मतलब जो चाहती हैं, इसमें किसी के लिए ज़बरदस्ती नहीं होता, फोर्सफुली नहीं है। और कुछ लोग इस तरीके से भी प्राइवेटली हायर होती हैं और अपनी फ़ीस लेती हैं और उनको प्राइवेट तरीके से केयर प्रोवाइड करती हैं, उनकी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती हैं। देन फोर्थ वन इज इंडस्ट्रियल एंड ऑक्यूपेशनल नर्सिंग। इंडस्ट्रियल नर्सिंग और ऑक्यूपेशनल नर्सिंग भी है इनके लिए एक फील्ड। इसमें क्या होता है कि जो नर्स होती है वर्किंग इन द फैक्ट्रीज, ऑफिस एंड कंपनीज एक्सेट्रा, इसमें ये इस तरीके से एज ए नर्स वहाँ पे काम करती है हेल्थ का, वर्किंग मतलब उस फैक्ट्री में या ऑफिस में या कंपनीज़ में या स्कूल्स, जैसे हॉस्टल्स वगैरह जो स्कूल्स वगैरह होते हैं, तो उनमें ये जो नर्सेज होते हैं वो वहाँ पे एज ए वर्कर काम कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी हेल्थ इश्यूज़ होता है या हेल्थ प्रॉब्लम होती है, माइनर हेल्थ प्रॉब्लम होती है, तो वो फर्स्ट एड तो वहीं पे दे देते हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। नर्सिंग एजुकेशन, तो इसमें क्या होगा, इस नर्सिंग जो नर्स वर्किंग इन द स्कूल, तो जैसे जैसे इनकी डिग्री बढ़ती चली जाती है, बीएससी, एमएससी, ये पीएचडी, देन ये स्कूल और कॉलेजेस में भी काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया मिलिट्री नर्सेज वर्किंग इन अ मिलिट्री बेसिस, और ये मिलिट्री एरिया में, मिलिट्री में भी काम करते हैं, ये भी कर सकते हैं। क्लिनिकल नर्स, जो क्लिनिक नर्स होती हैं वो वर्किंग इन अ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लिनिक, जब तक कि गवर्नमेंट जॉब ना लगे तो इसमें भी कोई इशू प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन ऐसा है कि वो खाली नहीं बैठ सकते, तो वो क्या करेंगे कि वो प्राइवेट और पब्लिक सेंटर है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल और ये सब होते हैं उसमें भी वो काम कर सकते हैं। देन इंडिपेंडेंट नर्सिंग प्रैक्टिस भी वो कर सकते हैं, ये हो गया कि जिसमें कि वो अपने प्राइवेटली कोई प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें मॉनिटर करना है, बीपी मॉनिटर करना है, वाइटल वॉच करने हैं, होम सर्विसेज देनी है, लाइक ड्रेसिंग और स्टिच कटिंग, ये कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंटली वो अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं बशर्ते कि उनके पास लाइसेंस हो। तो ये तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा लेंथी भी हो गया था, पर इसमें बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर करने की कोशिश करी है कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ कहाँ पे क्या है और कहाँ कहाँ के उनके लिए कौन से ऐसे फील्ड होते हैं। जब भी इसमें कोई क्वेश्चन आए तो ये आप इसमें इस तरीके से लिख सकते हो। ये क्वेश्चन जो होता है ज़रूरी नहीं कि इतना लेंथी आए, ये पार्ट्स में भी आ सकता है कि राइट अबाउट द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स, तो वो आप इन सारे को पॉइंट करके लिख सकते हैं, केयर गिवर, एजुकेटर, टीचर, ये सब करके, और एक्सपेंडेड रोल ऑफ द नर्स इस तरीके से भी आ सकता है, तो वो आप इसके अंदर जो दिए हैं शॉर्टली वो आप लिख सकते हैं। फील्ड ऑफ नर्सिंग भी लिख सकते हैं, प्रोफेशन के बारे में आ सकता है, एंड नर्सिंग में डिफरेंट आ सकता है कि नर्स और नर्स में आप लिख सकते हैं नर्स की डेफिनेशन और नर्सिंग की डेफिनेशन अलग अलग आप बता सकते हैं। तो ये है, तो वीडियो ज़रा
थोड़ा लंबा भी हो गया था, पर मैंने फिर भी शॉर्टली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हम फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे, नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक का गुड बाय। और ये नर्सिंग फाउंडेशन से था, तो आप इसमें नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको ये जब भी आपकी स्टडी हो तो ये आपको हेल्प करेगा। ओके, थैंक्स गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय, गुड बाय, टेक केयर।